हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईडी लर्निंग एकेडमी में। आपकी दोस्त अंजू। आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो चले फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं रीतिकाल। रीतिकाल एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको रीतिकाल से देखने को मिल जाते हैं। आज के हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास से आपका रीतिकाल टॉपिक है वो 80% एक ही क्लास से कवर होने वाला है। क्या क्या हम करने वाले हैं इसमें? आज हम रीतिकाल की समय सीमा देखने वाले हैं, नामकरण, कौन इसके प्रवर्तक हुए, क्या क्या इसकी विशेषताएं रही है, रीति शब्द का अर्थ क्या हुआ है, और बाद में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। कौन कौन से इसके कवि हुए हैं, इसके प्रवर्तक कौन हुए, इन सभी के बारे में हम डिटेल से आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास रीतिकाल। आज रीतिकाल काल का हम भाग 1 करने वाले हैं, यानी हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं रीतिकाल। अगर हम रीतिकाल की समय सीमा की बात करें, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? रीतिकाल की समय सीमा आपसे एग्जामिनर 2 तरह से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? विक्रम संवत में और ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो आपका आंसर होने वाला है 1700 से 1900 विक्रम संवत। ईस्वी में अगर आपसे इसकी समय सीमा पूछे तो आपका 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी आपका आंसर होने वाला है। अगर आपको आसान तरीके से रीतिकाल की समय सीमा याद करनी है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ईस्वी निकालना है तो आपको विक्रम संवत में से आपको 57 माइनस करना है तो आपका ईस्वी निकल कर आ जाएगा। और अगर आपको विक्रम संवत निकालना है तो आपको ईस्वी में 57 को क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो आपका विक्रम संवत निकल कर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके नामकरण। अगर हम रीतिकाल के नामकरण की बात करें, अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल का अलग अलग तरह से इसका नामकरण किया है। चलिए देखते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अक्सर एक यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकाल का क्या नामकरण किया गया है। इन्होंने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया है। अगर हम इनकी बात करें, जो काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं कर पाए वो पंडित विश्वनाथ प्रसाद द्वारा किया गया है। इन्होंने रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया है और ये काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं किया गया है। ये काम किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा ये काम किया गया है। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है और इन्होंने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। कौन कौन से वर्गों में इन्होंने विभाजित किया है? इन्होंने रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, इन्होंने 3 वर्गों में रीतिकाल को विभाजित किया है। चलिए अब डिटेल से देखते हैं इनके बारे में और इनके कवियों के बारे में कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं, और इनकी परिभाषा भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं रीतिबद्ध। रीतिबद्ध की बात करें, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, संस्कृत के काव्यांगों, लक्षण ग्रंथ, रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष, रीति आदि के नियम प्रस्तुत कर साथ में उदाहरण दिए जाते हैं। इस परिपाटी रीति का निर्वहन जिन कवियों ने किया वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो इसमें आपको क्या पता चला? जिन कवियों ने नियम प्रस्तुत करने के साथ साथ में उदाहरण दिए वे कवि क्या कहलाए? और ये संस्कृत के काव्यांगों, लक्षण ग्रंथ, रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष और रीति आदि के नियमों को प्रस्तुत करने के साथ साथ इन्होंने क्या प्रस्तुत किए? इन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किए। ऐसे कवि क्या कहलाए? रीतिबद्ध कवि कहलाए। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम रीतिबद्ध कवियों की बात करें, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है केशवदास, चिंतामणि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुलपति मिश्र, पद्माकर, देव, मतीराम, सूरती मिश्र, मंडन मिश्र, रसलीन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्वाल कवि, तोष कवि, रसिक गोविंद और जसवंत। आपको इनमें से केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, पद्माकर, मतीराम और रसलीन, इन्हें तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगा लेना है और इन्हें आपको याद कर लेना। इनसे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको 4 ऑप्शनों में से पूछ लेगा कि इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन सा है। तो आपको ध्यान से आपको ये कवि देखने हैं कि रीतिबद्ध कवि कौन से, रीति सिद्ध कवि कौन से हुए और रीति मुक्त कवि कौन कौन से हुए। आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रीति सिद्ध।
रीति सिद्ध की बात करें, इसकी परिभाषा, रीति काल के वे कवि जो लक्षण ग्रंथ लिखते समय नियम प्रस्तुत नहीं करके सीधे उदाहरण देते। पिछली रीतिबद्ध में क्या हुआ, इन्होंने नियम प्रस्तुत करने के साथ साथ में उदाहरण दिए, और इसमें रीतिकाल के वे कवि जो लक्षण ग्रंथ लिखते समय नियम प्रस्तुत ना करके इन्होंने क्या दिया, सीधे इन्होंने उदाहरण दिए। ऐसे कवि क्या कहलाए, ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए ध्यान से देखते चलना है। अगर हम रीति सिद्ध कवियों की बात करें, इसमें बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेस, राम सायदास, हठीजी, कृष्ण कवि, वृंद कवि आदि प्रमुख है। अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूं, इसमें आपको बिहारी, सेनापति, हठीजी और रसनिधि, इन्हें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लगा लेना है और इन्हें आपको याद ही करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम रीति मुक्त की बात करें, रीति मुक्त की परिभाषा, लक्षण ग्रंथ लिखने एवं दरबारी चित्रण करने से जो कवि मुक्त रहे। इसमें क्या लिखा है कि लक्षण ग्रंथ लिखने और दरबारी चित्रण से जो कवि मुक्त रहे उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया है। अगर हम रीति मुक्त कवियों की बात करें, इसमें आलम, ठाकुर, घनानंद, देव, बोधा, द्विजदेव आदि कवि इसके प्रमुख कवि है। तो आपको ध्यान से भी देखते हुए चलना है। चलिए अब देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नामकरण क्या किया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है और ये सर्वमान्य है। ये सर्वमान्य है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम रीतिकाल दिया है। मिश्र बंधुओं की बात करें, इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगर हम इसमें इन्होंने अलंकृत काल क्यों कहा है, क्योंकि इसमें अलंकारों की प्रधानता देखने को मिलती है रीतिकाल में। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है मिश्र बंधु विनोद। आपको यहाँ से भी ध्यान कर चलना है। अगर हम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करें, इन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया, इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। हम इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। अगर हम चले अब देखते हैं अपने टॉपिक को। अगर हम प्रवर्तक की बात करें, किस विद्वान ने इसके प्रवर्तक को किसे किसे माना है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम डॉक्टर नागेंद्र की बात करें, इन्होंने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कृपाराम की बात करें, ये भी आप नोट लगाकर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और जो भी आपको पॉइंट इंपोर्टेंट लगे वो भी आप नोट करते हुए चलेगा। कृपाराम की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है हित तरंगिणी ग्रंथ लिखा गया है इनके द्वारा, कृपाराम द्वारा हित तरंगिणी ग्रंथ लिखा गया और ये ग्रंथ हिंदी का पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। एग्जामिनर ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी का पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा माना गया है, तो हित तरंगिणी हिंदी का पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हित तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है, ये कृपाराम द्वारा लिखा गया है। यहाँ से अभी आपको ध्यान करते हुए चलना है। अगर हम रीति शब्द का अर्थ देखें तो वे ग्रंथ जो काव्यांग या काव्यपरक, जिसमें काव्यपरक कैसे, जिसमें रस, छंद, अलंकार विषय से संबंधित है, उन्हें क्या कहा गया है, रीतिपरक ग्रंथ कहा गया है। जिसमें किसका प्रयोग हुआ है, रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है, उन्हें क्या कहा गया है, रीतिपरक ग्रंथ कहा गया हो। आई होप आपकी समझ आ गए होगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन ने इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है और ये एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात गुण विशिष्ट रचना पद संघटना पद्धति विशेष का नाम ही क्या है, रीति है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि काव्य की आत्मा, रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो रीति को काव्य की आत्मा मानकर आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है। रीति को काव्य की आत्मा मानकर वामन ने रीति संप्रदाय की
का परिवर्तन किया है। चलिए अब देखते हैं व्याकरण के दृष्टि से। अगर हम व्याकरण के अनुसार देखें तो रिंग धातु की ती प्रत्यय लगने से रीति शब्द निर्मित हुआ है। तो रिंग, संस्कृत के रिंग धातु से ती प्रत्यय लगने से रीति शब्द निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है मार्ग। इसका अर्थ क्या बताया व्याकरण की दृष्टि से? जिसका अर्थ बताया है मार्ग। अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो इसकी परिभाषा संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगर हम इस सब का, जो भी मैंने आपको परिभाषाएं बताई है, अगर हम इनका निष्कर्ष रूप निकालते हुए कम शब्दों में बताए तो रीति काव्य की परिभाषा अगर हम बताए तो रीति काव्य वह है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो, उसे क्या कहा गया है? रीतिकाल कहा गया है। और ये इसकी निष्कर्षता है, इसकी परिभाषा है। चलिए अब देखते हैं इसके प्रमुख कवि। यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। रीतिकाल के कवि। अगर हम रीतिकाल के पहले कवि की बात करें, रीतिकाल के कवि कौन कौन से हैं? पद्माकर है, सेनापति, मतीराम, भिखारीदास, केशवदास आदि रीतिकाल के प्रमुख कवि है। तो इनमें पद्माकर, अगर हम पद्माकर की बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाएं जगत विनोद, गंगालेरी, कल्पच्चीसी, प्रताप सिंह विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें से आपको पद्माभरण, जगत विनोद, गंगालेरी, कल्पच्चीसी और प्रबोध पचासा तो आपको याद ही करनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पंक्तियां हैं और अक्सर कर एग्जाम में इन पंक्तियों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको या तो नहीं करके क्वेश्चन पूछ लेगा और या आपको पूछ लेगा कि निम्नलिखित रचनाओं में से पद्माकर की रचना कौन सी है। तो आपको ये देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा सेनापति। सेनापति की मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये इनकी रचनाएं। मतीराम की बात करें, रसराज, ललित ललाम जो मतीराम की रचनाएं वो कई बार एग्जाम में पूछी गई रचनाएं। अलंकार पंचायत का व्रत कौमुदी आदि इनकी रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं देव। अगर हम देव की बात करें, शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग आदि देव की रचनाएं। अगर हम बिहारी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहारी ने एक ही रचना लिखी है जिससे ही में फेमस हुए। बिहारी की क्या है? बिहारी सतसई। ये भी आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा भूषण। भूषण की अगर हम बात करें, इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता आपको देखने को मिल जाएंगी। भूषण की बात करें, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा आदि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं और इनकी रचनाओं में वीर रस की आपको प्रधानता देखने को मिल जाएंगी। अगर हम घनानंद की बात करें, घनानंद की रचनाएं सुजान सागर, वीरलीला, रस केलीवल्ली, कृपाशंकर, कोक सागर आदि घनानंद की रचनाएं। नेक्स्ट है हमारा रीतिकाल का कवि केशवदास। केशवदास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि है। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, नरसिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता कई बार एग्जाम में पूछी गई इनकी रचनाएं और रसिक प्रिया भी कई बार इनकी पूछी गई है। जहांगीर जसचंद्रिका, ये इनकी अंतिम रचना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि केशवदास की अंतिम रचना, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा कि केशवदास की अंतिम रचना कौन सी है। तो जहांगीर जसचंद्रिका केशवदास की अंतिम रचना है। ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। अगर हम चिंतामणि की बात करें, इनकी रचनाएं कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार, पिंगल, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी आदि चिंतामणि की रचनाएं। नेक्स्ट है हमारा भिखारीदास की बात करें, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शासिका आदि इनकी भिखारीदास की रचनाएं। चलिए अब देखते हैं रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं। रीतिकाल की विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन में रीतिकाल की विशेषताएं दे देगा और भक्तिकाल या आदिकाल की विशेषताएं दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषता कौन सी है। तो आपको ये भी अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं
श्रृंगार रस की प्रधानता, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता आपको देखने को मिल जाएंगी। रीति या लक्षण ग्रंथों की इसमें रचना की गई है रीतिकाल में। प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण भी रीतिकाल में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी आपको रीतिकाल में देखने को मिल जाएगी। सांसारिक सुख की प्रधानता भी आपको रीतिकाल में देखने को मिल जाएंगी। कवियों का राज्य आश्रित होना, कवियों का राजाओं के आश्रित होना भी रीतिकाल में पाया गया है, इसलिए कवियों का राज्य आश्रित होना भी रीतिकाल की एक मुख्य विशेषता है। मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता, मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता रीतिकाल में देखने को मिल जाती है। वीर रस और श्रृंगार, जैसा कि मैंने बताया कि भूषण की रचनाओं में आपको वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता आपको रीतिकाल में देखने को मिल जाएंगी। ब्रज भाषा में काव्य रचना, रीतिकाल में ब्रज भाषा में काव्य रचना की गई है, तो एक विशेषता ये भी है। तो ये थी आपकी विशेषताएं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं रीतिकाल से संबंधित। हमारा पहला क्वेश्चन है, षटपटाती शशि मुखी मुख घूंघट पर ढांकी, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? भूषण, बोधा, बिहारी या घनानंद? बताइए। षटपटाती शशि मुखी मुख घूंघट पर ढांकी, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा, इनकी रचनाएं, ये पंक्ति है बिहारी की। अगर हम बिहारी की बात करें, इनकी रचनाएं बिहारी सतसई, बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की। भूषण की बात करें, शिवा बावनी, बोधा की बात करें, इश्कनामा, घनानंद की बात करें, विरह लीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोचन वचन प्रसाद मृदु हास वास चित मोद, इतने प्रगट जानिए वर्णत सुकवि विनोद, निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां है, एग्जाम में आई पंक्तियां है। बिहारी, मतीराम, भिखारीदास या केशवदास? बताइए इसके रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा, ये पंक्तियां है मतीराम की। अगर हम बिहारी की बात करें, इनके द्वारा लिखी गई है बिहारी सतसई। भिखारीदास की बात करें, काव्य निर्णय इनकी रचना है। केशवदास की बात करें, नख सिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस की एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? देव, मतीराम, पद्माकर या सेनापति? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि हिम्मत बहादुर विरुदावली कैसी पुस्तक है? तो ये वीर रस की पुस्तक है। बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हमारा, ये पुस्तक पद्माकर द्वारा लिखी गई है। अगर हम देव की रचना की बात करें, प्रेम दीपिका। मतीराम की बात करें, मतीराम सतसई। सेनापति की बात करें, कवित रत्नाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण, बोधा, रहीम या घनानंद? अगर आपने ये सारी रचनाएं ऊपर ध्यान से देखी है तो आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है। बताइए छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा, भूषण द्वारा छत्रसाल दशक की रचना की गई है। बोधा की बात करें, इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की। रहीम की बात करें, मदनाष्टक, रहीम सतसई की है और मदनाष्टक। घनानंद की बात करें, कृपाकंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण बिनु विराजई कविता बनिता मित, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? चिंतामणि, भिखारीदास, केशवदास या भूषण? बताइए। भूषण बिनु विराजई कविता बनिता मित, बताइए किसकी पंक्तियां हैं? आंसर है हमारा, ये पंक्तियां केशवदास द्वारा लिखी गई है। चिंतामणि की बात करें, काव्य प्रकाश इनकी रचना है, काव्य प्रकाश। भिखारीदास की बात करें, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय।
भूषण की बात करें, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, भूषण हजारा आदि इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको ये देखना है कि कौन से कवि की कौन सी रचनाएं। बताइए, शिवा बावनी क्या चिंतामणि की है, कवि कुल कल्पतरु क्या बोधा की है, इश्कनामा भूषण की है, या सुधार निधि तोष कवि की। बताइए, आपको देखना है कि कौन सी रचना किस कवि की है। बताइए जल्दी से। अगर हम देखें शिवा बावनी की बात करें, शिवा बावनी भूषण की रचना है। कवि कुल कल्पतरु की बात करें तो ये चिंतामणि की रचना है। इश्कनामा की बात करें तो ये बोधा की रचना है। और सुधार निधि की बात करें ये तोष कवि की है। अगर हम पहले का देखें, पहले का आपका भूषण है सी, आपका 2 का देखें तो आपका ए है चिंतामणि। इश्कनामा की बात करें, इश्कनामा का आपका बी है। और अगर 4 की बात करें तो आपका डी है। तो देखना हमारा आंसर कौन सा है। हमारा आंसर है 1 का सी, 2 का ए और 3rd का बी। तो हमारा आंसर सेकंड इसका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से पद्माकर की रचना नहीं है। जगत विनोद, विरह लीला, गंगा लेरी, कली 25। बताइए पद्माकर की, अगर आपने रचनाएं ध्यान से देखी है तो आपको बताना है कि पद्माकर की कौन सी रचना इनमें से नहीं है। आंसर है हमारा विरह लीला पद्माकर की रचना नहीं है। तो फिर किसकी है बताइए। तो विरह लीला किसकी रचना है, ये घनानंद की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है। रहीम, चिंतामणि, भूषण या केशवदास। बताइए ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर हमारा ये पंक्तियां भूषण द्वारा लिखी गई है। अगर हम भूषण की बात करें, इनकी रचनाएं भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि इनकी, छत्रसाल दशक आदि इनकी सभी रचनाएं। रहीम की बात करें, श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है, रहीम की। चिंतामणि की बात करें, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। केशवदास की बात करें, विज्ञान गीता। केशवदास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है विज्ञान गीता, और कई बार एग्जाम में पूछी गई ये क्वेश्चन है। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लग रहे हैं फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमारा भी मनोबल जिससे बढ़ता रहे। अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैननी को कजरा करी राखो। निम्न पंक्तियाँ किसकी है। देव, तोष, बोधा, सुखदेव मिश्र। बताइए ये पंक्तियाँ किसकी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ है, सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैननी को कजरा करी राखो। आंसर है हमारा ये पंक्तियाँ देव द्वारा लिखी गई है। अगर हम तोष कवि की बात करें, इनकी रचनाएं सुधा निधि, सुधा निधि तोष कवि की रचना है। बोधा की बात करें, इश्कनामा, इश्कनामा बोधा की रचना है। सुखदेव की मिश्र की बात करें, रसर्णव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कवियों में से रस रहस्य के रचनाकार कौन है। कुलपति मिश्र, भिखारीदास, चिंतामणि या भूषण। बताइए रस रहस्य के रचनाकार कौन है। आंसर हमारा कुलपति मिश्र रस रहस्य के रचनाकार है। भिखारीदास की बात करें, इनकी रचना है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय। चिंतामणि की बात करें, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। भूषण की बात करें, इनकी रचना है शिवा शौर्य, शिवा शौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न रचनाओं का मिलान कीजिए। बताइए कौन सी रचना किस कवि की है। छंदसार क्या देव की रचना है, रसविलास या रसखान की है, प्रेम वाटिका मतिराम की है क्या, मदनाष्टक रहीम की है। बताइए कौन सी रचना किस कवि की है। अगर हम देखें छंदसार की बात करें, ये मतिराम की रचना है। रसविलास की बात करें, देव की रचना है। प्रेम वाटिका की बात करें, ये रसखान की रचना है। मदनाष्टक की बात करें, ये रहीम की रचना है। इस प्रकार आपका ए का आपका सी, 2 का आपका ए और
3 का आपका बी और 4 का आपका डी। इस प्रकार से आपका आंसर होने वाला है ए का सी, 2 का ए, बी का ए, आपका थर्ड इसका आंसर आपका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से केशवदास की रचना नहीं है? नक्सिक, रतन बावनी, काव्य प्रकाश, वीर सिंह देव चरित। बताइए केशवदास की रचना कौन सी नहीं है? आंसर है हमारा काव्य प्रकाश केशवदास की रचना नहीं है। नक्सिक, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित ये सभी केशवदास की रचनाएं। तो काव्य प्रकाश फिर किसकी रचना है बताइए? तो ये रचना है चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी, रसखान, भूषण या घनानंद। बताए स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा इन पंक्ति का रचनाकार है भूषण। भूषण की बात करें भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास आदि इनकी सभी रचनाएं। बिहारी की बात करें बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। रसखान की बात करें सुजान रसखान, प्रेम वाटिका आदि इनकी रचनाएं। सुजान रसखान, रसखान, सुजान रसखान। घनानंद की बात करें विरह लीला, विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद की रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सी रचना किसकी है। और ऐसे क्वेश्चनों से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में आपके बन जाते हैं। तो बताइए शब्द रसायन मतिराम की रचना है क्या? ललित ललाम घनानंद की है क्या? सुजान सागर भूषण की है क्या? भूषण उल्लास देव की है क्या? बताइए कौन सी रचना किस कवि की है? अगर हम इसकी बात करें ललित ललाम, ये मतिराम की रचना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर हम भूषण उल्लास की बात करें ये भूषण की है। सुजान सागर की बात करें ये घनानंद की है। शब्द रसायन की बात करें ये देव की रचना है। इस तरह से आपका ए का आपका डी, ए का आपका डी, आपका यहाँ एक ही ऑप्शन में ए का डी, तो आपका आंसर होने वाला है ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहे तो मेरे कवित बनावत, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? हरिओद, घनानंद, रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त। बताइए मोहे तो मेरे कवित बनावत, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा इस पंक्ति का रचनाकार है घनानंद। हरिओद की बात करें प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। रत्नाकर की बात करें कलकासी, कलकासी किसकी रचना है? रत्नाकर की। मैथिली शरण गुप्त की बात करें भारत भारती, यशोधरा, यशोधरा आदि किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए, निम्न कवियों में से सुदामा चरित रचना किस कवि की है? रहीम, रसखान, नरोत्तम दास या पद्माकर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे कि सुदामा चरित रचना किस कवि की है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए, बाय, थैंक यू।